नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं श्रीमती चांदनी चौहान, सहायक अध्यापिका राजकीय कन्या इंटर कॉलेज नकुट सहारनपुर। आज कक्षा 10 गृह विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम गृह विज्ञान के अध्याय 22 रोगी का स्पंज करना, गर्म सेक और बर्फ का प्रयोग इस अध्याय का अध्ययन करेंगे। बच्चों, किसी भी अध्याय को आरंभ करने से पहले हमें उस अध्याय की विषय वस्तु और प्रकरण को भली भांति समझ लेना चाहिए, जिससे हमें ये जानकारी मिल सके कि इस अध्याय में, इस प्रकरण में हम किन किन बातों का अध्ययन करेंगे और क्या क्या सीखेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, हम सीखते हैं कि इस अध्याय में हम किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे। बच्चों, इस अध्याय में हम जानेंगे रोगी का स्पंज करना किसे कहते हैं, सामान्य दशाओं में स्पंज करने का क्या उद्देश्य होता है, स्पंज करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं, स्पंज करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, गर्म सेक किसे कहते हैं, गर्म सेक का क्या उद्देश्य होता है, गर्म सेक से क्या लाभ होता है, गर्म सेक की कौन कौन सी विधियां होती हैं, ठंडी सेक किसे कहते हैं, बर्फ की टोपी का क्या उपयोग होता है और रोगी व्यक्ति द्वारा ठंडी सेक या बर्फ का प्रयोग हम कब करते हैं। आइए बच्चों, इन बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। बच्चों, हमारा पहला और महत्वपूर्ण टॉपिक है रोगी को स्पंज कराना। स्पंज करने से तात्पर्य शरीर की शुष्क सफाई से है, क्योंकि शारीरिक स्वच्छता प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक होती है। रोगी वह व्यक्ति होता है जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो या किसी दुर्घटना से ग्रस्त हो। उस अवस्था में रोगी स्वयं से चलने फिरने में समर्थ नहीं हो पाता और स्वयं स्नान करने में भी समर्थ नहीं हो पाता। उस परिस्थितियों में शारीरिक स्वच्छता के लिए स्नान के विकल्प के रूप में एक उपाय अपनाया जाता है। उस उपाय को ही स्पंज कराना कहते हैं। स्पंज कराने से शरीर का तापमान सामान्य रहता है और यह कार्य किसी भी परिचारिका, नर्स या फिर घर परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा किया जा सकता है। जानते हैं सामान्य दशाओं में स्पंज करने का क्या उद्देश्य होता है। रोगी की शारीरिक स्वच्छता के लिए। बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि शारीरिक स्वच्छता प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। रोगी व्यक्ति लंबे समय से एक ही स्थान पर लेटे रहता है, जिस वजह से उसकी त्वचा पर पसीने आते हैं और गंदगी इकट्ठा हो जाती है। गंदगी होने की वजह से उसकी त्वचा के रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, जिस वजह से उसके शरीर के विषैले पदार्थ बाहर नहीं निकल पाते और उसके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो प्यारे बच्चों, रोगी व्यक्ति के शरीर की स्वच्छता के लिए और उसके विषैले पदार्थों को बाहर निकालने के लिए शरीर की सफाई या शरीर की स्वच्छता बेहद आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, शरीर का तापक्रम नियमित रूप से सामान्य रखने के लिए। रोगी व्यक्ति के शरीर का तापमान घटता और बढ़ता रहता है। रोगी व्यक्ति के शरीर के तापमान को सामान्य रखने के लिए हमें रोगी को स्पंज कराना बेहद आवश्यक हो जाता है। ऐसी स्थिति में रोगी को ठंडे पानी से स्पंज कराया जाता है। बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, नई स्फूर्ति जगाने के लिए। रोगी व्यक्ति में बीमारी की अवस्था में बहुत से नकारात्मक विचार मन में आते हैं। वह ये सोचता है कि मैं कब स्वस्थ हो पाऊंगा। तो ऐसी स्थिति में रोगी में सकारात्मकता लाने के लिए, उसके मन को तरोताजा बनाने के लिए और नई स्फूर्ति जगाने के लिए स्पंज करना बेहद आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट बच्चों, हम बात करेंगे रोग के जीवाणु नष्ट करने के लिए। अभी मैंने आपको बताया रोगी के शरीर पर गंदगी जमा हो जाती है, जिसकी वजह से उसके शरीर पर जीवाणु पनपने लगते हैं। उन जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए हमें रोगी व्यक्ति की शारीरिक स्वच्छता बेहद आवश्यक हो जाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रक्त संचार के लिए। बच्चों, क्योंकि रोगी व्यक्ति को खुले पानी में स्नान करने की सलाह नहीं दी जाती, इस वजह से रोगी व्यक्ति के रक्त संचार को नियमित सामान्य बनाने के लिए उसको सूखे पानी से स्पंज कराना पड़ता है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पंज किस तरह से किया जाता है, स्पंज करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। लेकिन विधियां शुरू करने से पहले हमें स्पंज करने के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है, कौन कौन सी सामग्री हमें इकट्ठा करनी है, उसके बारे में हम बात करते हैं। स्पंज करने की सामग्री, पानी रखने के लिए बर्तन या टब, 2 तौलिए, साबुन, मोमजामा, टेल्कम पाउडर और स्वच्छ वस्त्र। इन सब की आवश्यकता
हमें स्पंज करने से पहले होती है। बच्चों, आप इस चित्र में देख सकते हैं, इस चित्र में स्पंज करने की सभी सामग्रियां मौजूद हैं। स्पंज करने के लिए, स्पंज करने से पहले हमें सभी सामग्री को एक जगह इकट्ठा रखना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि रोगी व्यक्ति का शरीर बहुत दुर्बल होता है, वह ज्यादा समय तक लेटे या बैठे नहीं रह सकता। उस स्थिति से बचने के लिए हमें सभी सामग्री को एक जगह इकट्ठा करके रख लेना चाहिए। अब बच्चों, हम बात करते हैं स्पंज करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। स्पंज करने की मुख्यतः 2 विधियां होती हैं, सामान्य विधि और ठंडे पानी से स्पंज करना। सामान्य विधि में रोगी की अवस्था को देखकर और मौसम के अनुसार हमें हल्के गुनगुने पानी से या फिर सामान्य पानी से रोगी का स्पंज किया जाता है। रोगी के स्पंज करने के लिए मैंने आपको सामग्री पहले ही बता दी है। इसमें बर्तन या टब में पानी लेना है, उसमें आपको 2 तौलियों में से 1 तौलिए को भिगोकर अच्छे से निचोड़कर रोगी के शरीर की सफाई की जाती है। रोगी के शरीर की सफाई सिर से लेकर पैर तक निश्चित क्रम में की जाती है। सबसे पहले रोगी के माथे, आंख, नाक, मुंह और कान की सफाई की जाती है। उसके बाद रोगी की गर्दन की सफाई की जाती है। गर्दन पर पसीना ज्यादा आता है, दुर्गंध होती है, उसके लिए हमें तौलिए पर ही साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद क्रम से कंधों, छाती, पीठ, कमर, टांगों और पैरों की सफाई करनी चाहिए। साथ ही साथ जो दूसरा तौलिया होता है उससे रोगी के शरीर को अच्छे से पोंछते रहना चाहिए, सूखा करते रहना चाहिए, जिससे रोगी व्यक्ति को गीलापन महसूस न हो। इस प्रकार जब रोगी के शरीर को अच्छे से सुखा देते हैं, उस पर टेल्कम पाउडर छिड़कना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र उसको पहनाने चाहिए। इसके बाद रोगी को शीघ्र ही कोई पेय पदार्थ देकर उसको आराम करने की सलाह देनी चाहिए, क्योंकि रोगी व्यक्ति बहुत कमजोर होता है, उसको समय समय पर कुछ न कुछ खाने पीने के लिए अवश्य ही देते रहना चाहिए। नेक्स्ट विधि है ठंडे पानी से स्पंज कराना। ठंडे पानी से स्पंज विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। ठंडे पानी से स्पंज करना। ठंडे पानी से स्पंज विशेष परिस्थितियों में किया जाता है जब रोगी व्यक्ति के शरीर का तापमान बढ़ा हुआ होता है। उस तापमान को कम करने के लिए ठंडे पानी का स्पंज किया जाता है। ठंडे पानी के स्पंज की विधि सामान्य विधि से थोड़ी अलग है। तो ठंडे पानी में हमें सामान्य और गुनगुने पानी की जगह ठंडे पानी का इस्तेमाल करना चाहिए और 2 तौलियों में से 1 तौलिए को हमें ठंडे पानी में भिगोना है। उससे पहले हमें रोगी के सभी वस्त्रों को उतार देना है और उसके बिस्तर पर मोम जामा बिछा देना है। मोम जामा एक रबड़ की शीट होती है जिससे रोगी का बिस्तर गीला नहीं होता। रोगी को लिटा देने पर हमें तौलिए को ठंडे पानी में भिगोकर अच्छे से निचोड़कर उसके पूरे शरीर पर फैला देना है और उसके ऊपर कंबल को ढक देना है। इसके बाद कुछ समय बाद तौलिया गर्म हो जाएगा। उस गर्म तौलिए को फिर से हम ठंडे पानी में भिगोएंगे और निचोड़ेंगे। इस क्रम को हमें तब तक दोहराना है जब तक रोगी व्यक्ति के शरीर का तापमान कम न हो जाए। इसके बाद रोगी के पूरे शरीर को दूसरे तौलिए से सुखाकर टेल्कम पाउडर लगाकर अच्छे स्वस्थ वस्त्र पहनाने चाहिए और उसको पेय पदार्थ देकर आराम करने की सलाह देनी चाहिए। उसके बाद रोगी को टेल्कम पाउडर छिड़ककर स्वच्छ कपड़े पहनाने चाहिए। इसके बाद रोगी को गर्म पेय पदार्थ देकर उसको आराम करने की सलाह देनी चाहिए। बच्चों, स्पंज कराते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? चिकित्सक, पहला हमारा पॉइंट है चिकित्सक की सलाह पर ही स्पंज कराना चाहिए। स्पंज कराने से पहले हमें चिकित्सक की सलाह अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि रोगी की अवस्था की जानकारी सिर्फ चिकित्सक को ही होती है। इसलिए स्पंज करने से पहले चिकित्सक की सलाह लेना बेहद आवश्यक है। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है स्पंज कराते समय चारपाई पर मोम जामा अवश्य डालना चाहिए। बच्चों, मैंने आपको बताया मोम जामा एक रबड़ की शीट होती है। स्पंज कराते समय पानी की कुछ बूंदें बिस्तर पर बिखर जाती हैं, जिससे रोगी का बिस्तर गीला हो जाता है। इस स्थिति से बचने के लिए रोगी व्यक्ति के बिस्तर के ऊपर मोम जामा अवश्य ही बिछाना चाहिए, जिससे रोगी को असहज महसूस ना हो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्पंज करने से पूर्व
कमरे के खिड़की दरवाजे, कूलर, एसी और पंखा सब बंद कर देने चाहिए, जिससे कि बाहर की ठंडी हवा रोगी व्यक्ति के शरीर को नुकसान न पहुंचाए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, रोगी के शरीर का तापमान अवश्य नापना चाहिए। रोगी व्यक्ति के शरीर का तापमान स्पंज करने से पहले भी और स्पंज करने के बाद भी अवश्य ही नापना चाहिए और इसकी जानकारी चिकित्सक को अवश्य देनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है, रोगी के तापक्रम के अनुसार ही ठंडे या गुनगुने पानी से स्पंज करना चाहिए। जैसे रोगी की आवश्यकता है, अगर उसका शरीर का तापमान बढ़ा हुआ है तो हमें ठंडे पानी से स्पंज कराना है, ठंडे पानी से उसका स्पंज कराना है। लेकिन यदि व्यक्ति सामान्य स्थिति में है तो हमें सामान्य और गुनगुने पानी से उसके शरीर का स्पंज करना चाहिए। बच्चों, नेक्स्ट हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है गर्म सेक। मैम इसको बिंदु ही कहेंगे ना। गर्म सेक, सेक या सिकाई का मतलब है दर्द, अकड़न, सूजन, चोट का नीलापन दूर करना और शरीर को गर्माहट प्रदान करना। बच्चों, कभी किसी व्यक्ति के साथ दुर्घटना घटित हो जाए तो उस दुर्घटना में उसके शरीर के किसी भी अंग में चोट लग जाती है। उस चोट में कभी नीलापन आ जाता है, सूजन आ जाती है और उस मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। उन मांसपेशियों में खिंचाव आने की वजह से रोगी के शरीर में दर्द उत्पन्न होने लगता है और तीव्र पीड़ा होने लगती है। उस तीव्र पीड़ा को कम करने के लिए और मांसपेशियों के खिंचाव में, मांसपेशियों में गर्माहट लाने के लिए रोगी को गर्म सेक का इस्तेमाल करना चाहिए। आप इस चित्र में देख रहे हैं, इस बर्तन में गर्म पानी है और साथ ही सेक करने का कपड़ा भी रखा हुआ है। अब बच्चों हम बात करते हैं गर्म सेक कब दी जाती है। इस चित्र में यहाँ 3 चित्र दिए हुए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। इस चित्र में रोगी के कमर का जो ये हिस्सा है, यहाँ पर तीव्र पीड़ा हो रही है। दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं यह व्यक्ति अपनी कलाई को सेक दे रहा है। तीसरे चित्र में आप इस व्यक्ति के हाव भाव देख सकते हैं, ये बहुत तीव्र पीड़ा से गुजर रहा है और इसके कंधे में बहुत तेज दर्द है। तो बच्चों, गर्म सेक कब दी जाती है हम इस बारे में बताएंगे। मांसपेशियों का दर्द कम करने के लिए। जब भी कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, उसको चोट लग जाए, उसकी मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। खिंचाव आने की वजह से शरीर में दर्द होने लगता है। उस दर्द को कम करने के लिए गर्म सेक का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रक्त परिसंचरण के लिए। प्रभावित अंग में रक्त प्रवाह रुक जाता है और वह हिस्सा नीला पड़ जाता है। उस नीलेपन को दूर करने के लिए और रक्त संचार, रक्त प्रवाह अच्छे से करने के लिए रोगी को गर्म सेक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है प्रभावित अंग की सूजन कम करने के लिए। जब किसी अंग पर चोट लग जाए तो वहां सूजन आ जाती है, तो गर्म सेक से ही हम उस सूजन को हटा सकते हैं, सूजन को कम कर सकते हैं। शरीर के ऊतकों को हुए नुकसान से राहत के लिए। जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाए, उस स्थिति में उसके शरीर के ऊतकों को बहुत नुकसान पहुंचता है, उनमें खिंचाव आ जाता है, जिस वजह से रोगी को तीव्र दर्द महसूस होता है। उस दर्द को कम करने के लिए भी गर्म सिकाई का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है शरीर की नस चढ़ने की समस्या में आराम के लिए। बच्चों, कभी कभी हम उठते बैठते हुए हमारे शरीर की किसी भी हिस्से की नस चढ़ जाती है, जिस वजह से रोगी को तीव्र दर्द का एहसास होता है। उस दर्द को कम करने के लिए गर्म सेक का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, जोड़ों की अकड़न कम करने के लिए। घर परिवार में जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको दीर्घ काल से चले आ रहे अकड़न के दर्द से छुटकारा देने के लिए भी गर्म सेक का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं गर्म सेक से हमें क्या क्या लाभ मिलता है। गर्म सिकाई से मांसपेशियों का दर्द कम होता है, इससे नस चढ़ने की समस्या में भी आराम मिलता है। गर्म सिकाई से पेट दर्द ठीक होता है। सिकाई से किसी भी तरह का दर्द, चाहे वह पेट का है, गर्दन का है, कंधे का है, बाजू का है, टांग का है, किसी भी तरह का दर्द या फिर दांतों का दर्द, किसी भी तरह के दर्द में आराम के लिए गर्म सेक का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट,
सिकाई करने से सूजन में आराम मिलता है। प्रभावित क्षेत्र में रक्त का परिसंचरण अच्छा होता है। जोड़ों की अकड़न में आराम मिलता है। मांसपेशियों के खिंचाव में राहत मिलती है। घाव को जल्दी से भरने में मदद करती है और दीर्घकालीन जोड़ों के दर्दों में भी आराम मिलता है। बच्चों, अब हम बात करेंगे सेक करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। सेक करने की मुख्यतः 2 विधियां होती हैं। गर्म सेक करने की मुख्यतः 2 विधियां होती हैं। गर्म पानी की सेक और शुष्क सेक। बच्चों, सबसे पहले हम गीली सेक की बात करेंगे। इसके लिए हमें जो सामग्री चाहिए उसको हमें पहले से ही इकट्ठा कर लेना है। इसके लिए हमें पानी रखने के लिए टब या बर्तन, मलमल के कपड़े, तौलिए और मग का इस्तेमाल किया जाता है। इस विधि में मलमल के एक कपड़े को तौलिए में अच्छे से लपेटकर टब में रखना है और उस टब पर गर्म पानी डालना है। तौलिए के दोनों सिरों को पकड़कर अच्छे से निचोड़ना है। उसके बाद मलमल के टुकड़े को अपनी त्वचा पर लगाकर ये अनुमान लगाना है कि उसका तापमान कितना है। तापमान सामान्य होने पर उस कपड़े से रोगी के प्रभावित अंग की सिकाई की जाती है। यह सिकाई हम 10 से 15 मिनट तक कर सकते हैं। बच्चों, अब हम दूसरी विधि शुष्क सेक की बात करेंगे। शुष्क सेक में पानी का इस्तेमाल नहीं होता है। गीली सेक में पानी का इस्तेमाल होता है, जबकि शुष्क सेक करने की विधियां बहुत सारी हैं। उनमें से मैं आपको सबसे पहले रबड़ की बोतल के द्वारा सिकाई करना बताऊंगी। ठीक है, रबड़ की बोतल के द्वारा। बच्चों, चित्र में आप देख रहे हैं ये रबड़ की एक थैली है। इस रबड़ की थैली में गर्म पानी भरकर यहाँ पर इसका मुंह होता है। इसके ढक्कन को खोलकर इसमें गर्म पानी भरा जाता है और ढक्कन को अच्छे से बंद कर दिया जाता है। बच्चों, इस थैली में 2/3 हिस्से तक ही पानी भरना होता है। अगर हम ज्यादा पानी भरेंगे तो वह बाहर निकल सकता है और रोगी की त्वचा जल जाने का भय रहता है। इस तरह की बोतल के द्वारा जो सिकाई की जाती है वो बहुत ही लाभदायक होती है। बच्चों, नेक्स्ट विधि है सूती कपड़े से सेक देना। इस विधि में सूती कपड़े को तह बनाकर रखा जाता है और गर्म तवे पर उसको गर्म किया जाता है। उसके बाद उसको प्रभावित अंग पर लगाकर सिकाई की जाती है। नेक्स्ट विधि की हम बात करेंगे तौलिए से सेक देना। इस विधि में आपको ये चित्र दिखाई दे रहे हैं। इसमें हमें 2 तौलिए लेने हैं। 2 तौलियों में से एक तौलिए को गीला करके एक प्लास्टिक की थैली में उसको रख देना है और लेकिन उस थैली को सील नहीं करना है, उसको माइक्रोवेव करना है। माइक्रोवेव हम 15 से 30 सेकंड के लिए करेंगे। ज्यादा देर तक हमें माइक्रोवेव नहीं करना है। माइक्रोवेव से निकालकर दूसरे गीले तौलिए में हमें उसको रख देना है। उस तौलिए से हमें प्रभावित अंग की सिकाई करनी होती है। बच्चों, शुष्क विधि से बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेत की ट्रे से सिकाई करना। रेत को ट्रे में रखकर आग पर गर्म किया जाता है, क्योंकि रेत में गर्माहट अधिक समय तक रहती है, इसलिए उस गर्म रेत को थैली में भरकर प्रभावित अंग की सिकाई की जाती है। नेक्स्ट हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है जुराब और चावल से। यह विधि बहुत अपनाई जाती है क्योंकि इसमें किसी भी बाहरी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। यह सामग्री हमारे घरों में ही मौजूद होती है। इसमें हमें एक स्वच्छ जुराब और बिना पके चावल लेने हैं। जैसा कि आप इन चित्र में देख रहे हैं, चावलों को जुराब में भर दिया जाता है और उसके मुंह को अच्छे से सील लगा दी जाती है, गांठ लगा दी जाती है। इसके बाद 15 से 30 सेकंड के लिए इसको माइक्रोवेव किया जाता है और प्रभावित अंग पर उसकी सिकाई की जाती है। बच्चों, यह दर्द को कम करने के लिए बहुत ही कारगर और लाभदायक विधि है। बच्चों, अब हम बात करते हैं गर्म सेक करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गर्म सेक को किसी भी एक हिस्से पर ज्यादा समय के लिए नहीं छोड़ना चाहिए।
इससे रोगी की जो त्वचा है वह जलने का भय रहता है। 1 मिनट से ज्यादा माइक्रोवेव नहीं करना चाहिए। असुविधा होने पर सेक को तुरंत ही हटा लेना चाहिए और बच्चों व नवजात शिशुओं पर कभी भी गर्म सेक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बच्चों, अब हम अपने महत्वपूर्ण बिंदु ठंडी सेक या बर्फ का प्रयोग इसके बारे में जानेंगे। ठंडी सेक का अर्थ है ठंडी पानी से सिकाई करना। जब किसी व्यक्ति के किसी अंग में सूजन आ जाती है, नीलापन आ जाता है या उसकी त्वचा कट फट जाती है और उसमें से रक्त बहने लगता है, तो उस रक्त के बहाव को कम करने के लिए हमें ठंडे पानी से या बर्फ से उसकी सिकाई करनी चाहिए। ये चित्र में आप देख रहे हैं, ये बर्फ की एक थैली है और चोट लगने वाले स्थान पर सिकाई की जा रही है। बच्चों, अब हम बात करते हैं ठंडी सेक का इस्तेमाल हम कब करते हैं। सबसे पहले खून के बहाव को रोकने के लिए। कभी कभी दुर्घटना में व्यक्ति को सिर में गंभीर चोटें आती हैं और अंदरूनी रक्तस्राव होने लगता है। उस रक्तस्राव के बहाव को रोकने के लिए हमें ठंडी सेक का इस्तेमाल करना चाहिए। गाउट या गठिया के दर्द में आराम के लिए ठंडी सेक का इस्तेमाल करना चाहिए। शरीर के अंगों की सूजन को कम करने के लिए ठंडी सेक का इस्तेमाल करना चाहिए। बुखार में शरीर के तापमान को कम करने के लिए भी ठंडी सेक का इस्तेमाल करना चाहिए। शरीर पर नील पड़ने पर, सूजन आ जाने पर और बवासीर के दर्द में भी ठंडी सेक का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों, अब हम बात करते हैं बर्फ की टोपी किसे कहते हैं। इस चित्र में आप एक थैली देख रहे हैं। इस थैली में बर्फ के टुकड़े डालने होते हैं और ये ढक्कन से इस थैली को बंद कर दिया जाता है। यही बर्फ की टोपी होती है। यह एक थैली नुमा टोपी होती है। इसमें बर्फ को ज्यादा देर तक ठंडा रखने के लिए 1 चम्मच नमक भी मिला दी जाती है। और ध्यान रहे, बर्फ के टुकड़े आधी थैली तक ही भरने चाहिए। बच्चों, अब हम बात करते हैं बर्फ की थैली का उपयोग किन दशाओं में किया जाता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं, इस व्यक्ति के हाव भाव, यह व्यक्ति तीव्र पीड़ा से गुजर रहा है और अपने सिर पर ठंडी सेक का इस्तेमाल कर रहा है। तो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया सिर में होने वाले रक्तस्राव को रोकने के लिए ठंडी टोपी का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों, अब हम बात करते हैं ठंडी सेक देने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठंडी वस्तु को सीधे त्वचा पर न लगाएं। यदि किसी व्यक्ति की त्वचा कट फट जाए या फिर उसमें टांके लगा दिए जाएं, तो उस स्थिति में सीधे त्वचा पर बर्फ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उस त्वचा पर पहले सरसों का तेल लगाना चाहिए और किसी सूती कपड़े से उसको ढकना चाहिए। इसके बाद ठंडे पानी से या फिर बर्फ से उसकी सिकाई करनी चाहिए। किसी बड़ी चोट पर ठंडी सिकाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठंडी सिकाई या बर्फ की सिकाई तब उसी परिस्थिति में करनी चाहिए जब रक्त बहाव ज्यादा है और हमें रक्त का स्राव उसको कम करना है। उस स्थिति में हमें ठंडे पानी का या बर्फ का इस्तेमाल करना चाहिए। बर्फ से सेक देनी चाहिए। चोट लगने के 24 घंटे के अंदर अंदर 2 से 4 घंटों में हमें नियमित रूप से ये सिकाई लगातार करनी चाहिए, तभी हमें इससे लाभ होगा। इस चित्र में आप देख सकते हैं, यह गलत तरीका है और यह सही तरीका है बर्फ को इस्तेमाल करने का। बच्चों, यह हमारा अध्याय पूरा होता है। इस अध्याय को पूरा करने के बाद आपको ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं और मुझे आशा है कि आपको ये अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। प्रश्न नंबर 1, स्पंज कराना क्या है? स्पंज कराने की कौन कौन सी विधियां होती हैं? गर्म सेक से क्या लाभ होता है? गर्म सेक की कौन कौन सी विधियां होती हैं? बर्फ की थैली क्या है? बर्फ की थैली का प्रयोग करते समय किन किन सावधानियों, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ठंडी सेक कब दी जाती है? ठंडी सेक देने की कौन कौन सी विधियां होती हैं? स्पंज कराने से क्या तात्पर्य है? स्पंज कराते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? गर्म पानी की बोतल के प्रयोग की विधि कौन सी है? बर्फ की टोपी का प्रयोग कब, क्यों और कैसे करते हैं?
इसमें किस प्रकार के रोगी को आराम मिलता है, समझाइए। तो बच्चों, आज के अध्याय को मैं यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।